विदेशी पूंजी या ऋण, फॉरेन कैपिटल और डेब्ट, जो डेट्स हैं हमारे, उसके लिए प्रोफेसर वकील कहते हैं, विदेशी पूंजी की उपलब्धि से न केवल उपभोक्ता व पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धि में वृद्धि होती है, बल्कि विकास के लिए मानवीय साधनों का निर्माण करने में सहायता मिलती है। विदेशी पूंजी का, या इसे हम कहेंगे कि विदेशी निवेश बढ़ना, देश में विदेशी कंपनियां आकर पैसा लगाती हैं तो उससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, विदेशी पूंजी लगने के कुछ खतरे भी हैं। विदेशी पूंजी राजनीतिक पराधीनता की ओर धकेलती है और देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ चाइनीज़ ऐप को बैन किया और उसके लिए बताया कि देश की सुरक्षा को खतरा है। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनियां, जो वो ऐप थी, वो जो निजी डाटा है उसको एक्सेस कर रही थी, लोगों के, देश के लोगों का निजी डाटा उसको उपयोग कर रही थी, तो वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, इसलिए सरकार ने उसको बैन कर दिया। लेकिन फिर भी विदेशी पूंजी, अगर सरकार इसमें कड़े कानून बनाए तो विदेशी पूंजी के से देश के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होगी। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जो परसेंटेज है विदेशी पूंजी का, उसमें भी नियंत्रण सरकार को रखना जरूरी है। एक कहावत कही जाती है कि विदेशी पूंजी का उपयोग दवा के रूप में करना चाहिए, भोजन के रूप में नहीं। मतलब जब आपको ज़रूरत है, जब आप थोड़े से बीमार हैं, तो दवा के रूप में जिस प्रकार आप दवा लेके स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप भोजन को रिप्लेस कर दें और दवाई के से ही अपना जीवन जिएं। भोजन की जो अहमियत है वो दवा से कहीं अधिक है। तो सरकारों को ये देखना चाहिए कि विदेशी पूंजी का जो उन्होंने निर्धारित क्राइटेरिया तय कर रखा है, कि जो परसेंटेज तय कर रखा है, उस परसेंटेज को कभी भी 100% नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनका नियंत्रण आर्थिक गतिविधियों पर बढ़ेगा, और जब आर्थिक गतिविधियों पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ेगा तो वो राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करेंगी। बाजार का आकार, बाजार का जो आकार है वो आकार भी आपके आर्थिक गतिविधियों को या आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। आकार से मतलब ग्राहकों की संख्या से भी है, और दूसरा ग्राहकों की क्रय शक्ति से भी है। क्रय शक्ति जितनी अधिक होगी, बाजार का आकार उतना ही बड़ा होगा। हमने कहा कि बाजार का आकार बड़ा है, आपके पास लोग ज़्यादा हैं खरीदने के लिए, लेकिन यदि सामान कम खरीदते हैं तो वो बाजार छोटे आकार का माना जाएगा। लेकिन इसके विपरीत, लोग कम हैं लेकिन वो खरीदारी अच्छे से करते हैं तो वो बाजार बड़े आकार का माना जाएगा। जितना बड़ा आकार होगा उतना ही व्यापार के लिए अनुकूल माना जाएगा। विकासशील देशों की जनसंख्या, आपने देखा होगा, विकासशील देशों की जो जनसंख्या है विकसित देशों के मुकाबले ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन उनके जो बाजार का आकार है वो बहुत बड़ा है। वहाँ लोगों की क्रय शक्तियाँ ज़्यादा हैं, लोग अधिक से अधिक सामान खरीदते हैं, इसलिए वह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा, व्यावसायिक वितरण, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्यावसायिक वितरण क्या है? देश की जनसंख्या उत्पादन की किन क्रियाओं में कितनी लगी हुई है उसको व्यावसायिक वितरण के अंतर्गत मानेंगे। मुख्यतया देश में जो क्षेत्र हैं वो निम्न प्रकार के हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन जो होता है, वन, डेयरी, पशुपालन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे द्वितीय सेक्टर कहते हैं। इसमें उद्योग, खनन, निर्माण एवं अनेक जन उपयोगी सेवाएं आती हैं। तीसरा जो सेक्टर है
वह है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। इन सभी में बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, मनोरंजन, मतलब जो लोग सेवाएं आपको उपलब्ध कराते हैं, जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, शिक्षक हुआ, ये सभी अपनी सेवाएं देते हैं, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यशील जनसंख्या का जितना भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ होगा, आर्थिक विकास उतना ही कम होगा, भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा और श्रमिकों की उत्पादन क्षमता कम होगी। हमने कहा प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, पशुपालन है, डेयरी फार्मिंग है, इन सभी में लगा हुआ होगा, तो वो पूर्णतया भूमि पर निर्भर होंगे, तो जनसंख्या का दबाव भूमि पर पड़ेगा, श्रमिकों की उत्पादन क्षमता कम होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग लग के उत्पादन कम कर पाएंगे, इसलिए जो उनका आर्थिक विकास है वो कम होगा यदि किसी देश की जो जनसंख्या है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर अधिक है। दूसरा, जितना ज़्यादा भाग द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में लगा हुआ होगा, उतना ही आर्थिक विकास में योगदान बढ़ेगा और लोगों का जीवन स्तर भी समृद्ध होगा। विकसित राष्ट्रों की ओर अगर हम देखें तो उनकी ज़्यादातर जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में नए लग के द्वितीयक क्षेत्र जो है या सेवा क्षेत्र जो है उनमें लगी हुई होती है, जबकि विकासशील जो राष्ट्र हैं उनकी जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लगी हुई है। अभी हमने बात की थी उद्यमशीलता, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके लिए प्रोफेसर सुमित पीटर कहते हैं, आर्थिक विकास तकनीकी प्रकृति एवं नव प्रवर्तनों पर निर्भर करता है। नव प्रवर्तनों के लिए उद्यमशीलता की आवश्यकता होती है और उद्यमशीलता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, और जोखिम सफलता का दूसरा नाम है। भाई जब आप जोखिम उठाएंगे, किस चीज़ का जोखिम? व्यापार करने का जोखिम। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में की ओर बढ़ेंगे, आप नया इनोवेशन की ओर विकास करेंगे, तो आपका देश का विकास स्वतः ही हो जाएगा। आप नई नई तकनीक ईजाद करेंगे, आप नए व्यापार स्थापित करेंगे। पिछले कुछ 10 सालों में आपने देखा होगा भारत में भी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती जा रही है। अनेक नई कंपनियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बनाई है, जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि अब उद्यमशीलता का विकास भारत में होने लग गया है और आने वाले समय में हम इसमें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देश के विकास में उद्यमशीलता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर देश में ऐसे उद्यमी होंगे जो रिस्क लेंगे, जोखिम उठाएंगे और व्यापार की नई संभावनाओं को तलाश करेंगे और नए व्यापार स्थापित करेंगे, तो उस देश का विकास तेजी से बढ़ेगा। इसमें देखें कि हम ये सोचेंगे हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है बहुत ज़्यादा है तो हम समृद्ध हैं, हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो हम समृद्ध हैं, इनसे कुछ नहीं होना जाना। होगा कब? जब आप इन उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का, उपलब्ध मानव संसाधनों का सकारात्मक रूप से दोहन करेंगे, इनका उपयोग करेंगे और इनका आगामी जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करने में इनका उपयोग करेंगे, तो आप तेजी से विकास कर पाएंगे। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है देश का, वह व्यापारिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियों के लिए सबसे आवश्यक अंग है। आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करता है ये। अगर आधारभूत सुविधाएं अच्छी हैं तो आर्थिक विकास तेज गति से होगा। आपको व्यापारियों को, व्यापार को बिजली आसानी से मिल जाए, सड़क उपलब्ध हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हों और अनेक जो अर्थ संचार की सुविधाएं हों, तो इनकी उपलब्धता से देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका संचालन सभी जगह आसानी से किया जाएगा। और जब सभी जगह आसानी से आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी तो ये मान के चलें कि संतुलित विकास सभी जगहों का आसानी से हो जाएगा। अब इसमें यह है
कि यह कार्य सरकार भरोसे नहीं किया जा सकता। हमने कहा कि जैसे हमने कहा कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसमें हमने सरकार को जिम्मेदारी दी कि सरकार कुछ क्षेत्र सरकार को तैयार करने हैं, कुछ क्षेत्र निजी सेक्टर को तैयार करने हैं। इसके लिए शुरुआती अगर हम हमारे देश की गतिविधियों को देखें तो जो आधारभूत सुविधा वाले क्षेत्र थे वो सरकार पर निर्भर थे, तो उनमें विकास तेजी से नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही हमने उदारीकरण का दौर अपनाया या उदारीकरण किया या हमने इसमें निजी क्षेत्र को योगदान बढ़ाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो गई। इसका एक उदाहरण दूं मैं आपको कि जहाँ जहाँ आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ता है वो रोड आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है बनिस्पत जहाँ आपको टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, वह रोड टूटी फूटी होती है। तो उसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र को सरकार ने टोल टैक्स के रूप में ठेके दिए, वह आपसे अर्निंग करते हैं और उस अर्निंग से आपके जो आधारभूत सुविधा है जिसे रोड निर्माण कहेंगे हमें, उसको आसानी से कर पा रहे हैं। हाँ जी, राष्ट्रीय आय और इसका वितरण। राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, या इसे हम कहेंगे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो लोगों की क्रय जो शक्ति है वो बढ़ रही है, और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं का जो उनकी डिमांड है, जो सेवाओं की डिमांड है, वो तेजी से बढ़ती जाएगी। अब राष्ट्रीय आय का जो वितरण है उसमें अगर असमानता होगी, राष्ट्रीय आय तो अधिक है लेकिन वितरण असमान है, इसे हम ये ऐसे समझें कि आपके देश का ज़्यादातर पैसा कुछ धनी व्यक्तियों तक सीमित होगा तो डिमांड कम होगी। इसके विपरीत अगर देश के ज़्यादातर पैसा निर्धन व्यक्तियों के पास, कम आय वर्ग के व्यक्तियों के पास अधिक होगा तो वस्तुओं की डिमांड और सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि धनी व्यक्ति तो पहले से ही सुविधा संपन्न है, तो उनके पास अगर धन का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा या धन का वितरण उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगा तो एक तरह से उनमें उनकी संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, खर्च की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर कम आय वर्ग के लोगों के पास धन पहुंचता है तो उनकी जो प्रवृत्ति है वो वस्तुओं पर खर्चे करने की होगी, इससे जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। कुशल संगठन, इसके लिए प्रोफेसर डाब कहते हैं कि आर्थिक विकास की समस्या मुख्यतः वित्तीय समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक संगठन और व्यवस्था की समस्या है भी है। वो कहते हैं कि आपके पास संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद अगर आपको कुशलता से उनको क्रियान्वित नहीं कर पाते तो आप ये मान के चलिए कि आप विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि आप उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम तरीके से उपयोग कर सकें। अच्छे संगठन एवं व्यवस्था द्वारा कम संसाधनों में भी अधिक तीव्र गति से विकास किया जा सकता है। जैसे जापान में संसाधन कम होने के बावजूद कुशलतम संगठन स्तर पे वह अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। प्रोफेसर सुलजे कहते हैं कि मानवीय पूंजी का विकास हमारी आर्थिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसा किए बिना दरिद्रता तथा कठिन शारीरिक श्रम से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। मानवीय पूंजी का विकास ज्ञान, विज्ञान, कुशलता के समावेश द्वारा ही किया जा सकता है। हमें हमारे जो मानव संगठन है, मानव संसाधन है, मानव के रिसोर्सेज हैं, उनका शारीरिक मानसिक विकास करना होगा और उनका कुशलतम उपयोग करने की कोशिश करनी होगी कि उनका मानसिक स्तर को विकास करते हुए उसका कुशलतम उपयोग किया जा सके। मार्शल के अनुसार सबसे अधिक बहुमूल्य पूंजी वह है जो मनुष्यों को में विनियोजित की जाती है।
मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार अल्पकालीन तथा पूंजी बाजार दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करता है। ये बाजार जितने अधिक विकसित होंगे और संगठित होंगे, उस देश की पूंजी में उतनी ही अधिक गति से विकास होगा। मुद्रा बाजार की भी जरूरत है देश को, पूंजी बाजार की भी जरूरत है। मुद्रा बाजार एक अल्पकालीन सोर्स है, पूंजी बाजार है दीर्घकालीन सोर्स है, और इन दोनों जो सोर्स हैं उनका विकास अगर तरीके से किया जाएगा तो देश के आर्थिक विकास में वो सकारात्मक रूप से योगदान दे पाए। हाँ जी, मुद्रा बाजार पर केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों के माध्यम से नियंत्रण रखता है। मुद्रा बाजार सही दिशा में सक्रिय होगा तो आर्थिक विकास की गति भी सकारात्मक होगी, और अगर मुद्रा बाजार का प्रसार या संकुचन में फंसा रहेगा तो आर्थिक विकास की गति नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। पूंजी बाजार भी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण आदि पर अपना नियंत्रण रखता है, इसलिए वह जितना सक्रिय होगा और संगठित होगा उतना ही विकास तेज गति से संभव हो पाएगा।